अच्छे अल्फाज तख्लीक करने के साथ साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए, क्योंकि अल्फाज किताबों में ज़िंदा रहते हैं और रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। कुछ ऐसी ही अच्छी बातों और अच्छे लोगों की कहानियों के साथ हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान रेशमा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए मुज़र साबित होती हैं। हम सब जानते हैं, बावजूद इसके हम उसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ प्लास्टिक की थैलियों की या फिर प्लास्टिक से बनी चीज़ों की। हमें मालूम है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बावजूद इसके या तो हमारी मजबूरी कह लीजिए या आदत कह लीजिए, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। इसीलिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग आगे आए हैं जो ये जानते हैं कि प्लास्टिक का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अब प्लास्टिक की रोड भी बनाई जा रही है। कुछ अशिया में प्लास्टिक को मिलाया जाता है और उसके लिए रोड तैयार कर भी ली गई है। तो किस तरह से इस रोड को तैयार किया गया, कितने % इसमें प्लास्टिक मिलाया गया, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। आसाम के बारपेटा जिले में एक नई तामीर शुदा सड़क इख्तरा की बेहतरीन मिसाल बन चुकी है। जी हाँ, हाथड़ा से बगौड़ी तक का ये 1 किलोमीटर और 130 मीटर तवील रास्ता वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जिससे फुजला मवाद को एक पायदार हल में तब्दील किया गया है। ये सड़क महकमा तामीरात आमा ने 21 लाख रुपए की लागत से तामीर की है, जिसमें 10% फुजला प्लास्टिक का मुरक्कब इस्तेमाल किया गया है। हम लोग का ये वेस्ट प्लास्टिक है, वो रीयूज करके वेस्ट प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक से हम लोग किस तरह रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता है। इसलिए हम लोग का ये प्रोजेक्ट वेस्ट प्लास्टिक से यूज करके हम लोग ये जो पाथ हम लोग का रोड है लगभग 1 किलोमीटर लेंथ का, तो हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये बात काबिले जिक्र है कि ये मंसूबा तजुर्बाती बुनियादों पर शुरू किया गया है, जिसका मकसद प्लास्टिक की आलूदगी को कम करना और सड़कों के मेयार को बेहतर बनाना है। ये तरीका सड़क की पायदारी में भी इजाफा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है और रोज़ाना हम यहाँ इम्तिहान देते हैं। इसी ज़िंदगी में हम रोज़ाना नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए सामान हमारे सामने आ जाते हैं, नए नए डिवाइसेस हमारे सामने आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि न जाने कितने प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, कुछ कामयाब और कुछ नाकामयाब, लेकिन एक ऐसा डिवाइस तैयार किया गया है जो ख़ास तौर से दिव्यांग लोगों के काम आ सकता है। जी हाँ, आप बोलेंगे और वो अपने आप ही लिख देगा आप जो भी बोलेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले कल में लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलकर ही अपनी चीज़ें आम तौर पर लिख सकते हैं। यानी टेक्स्ट बहुत आसानी से लिखा जा सकता है और उन लोगों के काम आ सकता है जो इम्तिहानों में दूसरे का सहारा लेते थे, यानी जो दिव्यांग थे वो किसी और को बुलाते थे और उनका पेपर लिखा जाता था। लेकिन अब ये परेशानी भी हल हो सकती है। तो क्या है ये डिवाइस और किस तरह से बनाया गया है, आइए जान लेते हैं। मेरठ के मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी MIET इंक्यूबेशन फोरम से जुड़े स्टार्टअप नेक्स्ट एरा इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक क्रांतिकारी डिवाइस तैयार किया है, जिसका नाम है राइट बडी। राइट बडी एक स्पीच टू टेक्स्ट डिवाइस है जो बोलने पर आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदल देती है, और वो भी बिना इंटरनेट के। ये डिवाइस खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो किसी दुर्घटना, लकवे या किसी अन्य कारण से खुद नहीं लिख सकते। छात्रों के लिए ये डिवाइस एक वरदान साबित हो सकता है। अब ऐसे छात्र जिन्हें परीक्षा में लेखक की जरूरत होती थी, वे राइट बडी की मदद से खुद ही उत्तर लिखवा सकते हैं, बिना किसी पर निर्भर हुए। कुछ बच्चे ये होता है कि उनको हाथ नहीं होते हैं, तो वो जब कहीं पे एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाते हैं तो वो
टीचर से प्रोवाइड कराने के लिए बोलते हैं कि उनको कोई प्रोवाइड करा दे जो उनका एग्ज़ाम लिख सके, बट इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, राइट बडी। ये जो डिवाइस है, इसमें जिसके हाथ में चोट लगी है, जो हैंडीकैप वगैरह है, वो बोलेगा तो ये लिखेगा उसको। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें गवर्नमेंट की साइड से भी काफ़ी हेल्प मिली है। MIT इंक्यूबेशन ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तकनीकी रूप से देखें तो राइट बडी में मशीन लर्निंग, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं, जो इसे तेज, सटीक और उपयोग में आसान बनाती हैं। इस इख्तिरा को मिली है एक और बड़ी मान्यता। राइट बडी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 6 लाख की ग्रांट भी मिली है, जो समाज में असर डालने वाले इख्तिरा को समर्थन देती है। एक बार पेपर सेट हो गया, उसके बाद जैसे ही वो बंदा बोलना स्टार्ट करेगा तो हमारी डिवाइस में एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, हमने STT जिसे कहते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट, प्लस एक NLP मॉडल है, ML का मॉडल है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू हमने ये करा है, जिससे जो भी बंदा बोलेगा उसमें माइक लगा हुआ है, वो माइक से सुनेगा और माइक से डिवाइस सुनते ही स्पीच टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देगा। MIET इंक्यूबेशन फोरम के CEO रेहान अहमद ने इसके बारे में बताया और कहा कि हमारा इदारा हमेशा इनोवेटर्स को नया रास्ता देता है और कई सहूलियात भी देता है। ये एक कदम है MIT इंक्यूबेशन फोरम का, ताकि इस तरीके के डिवाइस, इस तरह की इनोवेशंस मार्केट में आ सकें और इस देश में बदलाव हो सके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो पूरा हो सके, क्योंकि हमारा स्टार्टअप आगे बढ़ेगा, वो बड़ा होगा, वो ब्लास्ट करेगा, वो बूम करेगा, वो लोगों को रोजगार देगा। सच कहें तो राइट बडी सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, बल्कि ये हमें खुद एतमाद बनाता है और समाज में एक नया कदम बढ़ाने का मौका देता है। ये डिवाइस लाखों दिव्यांग जनों की जिंदगी में खुद एतमादी पैदा करता है और नई रोशनी लेकर आता है और नई रोशनी ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जस्ट फॉर इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। दोस्तों, माहौलियात का साफ सुथरा होना, हमारे आसपास के माहौल का बिल्कुल साफ और शफाफ होना बेहद ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास पेड़ लगाए जाएं, दरख्त लगाए जाएं। लेकिन इसके लिए हम जानते हैं सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर आम इंसान भी आगे आ जाएं और इस बारे में सोचें, रोज़ाना एक पौधा लगाएं, तो न सिर्फ उनको बल्कि आने वाली जो नस्ल है उसको इसका फ़ायदा हो सकता है। कुल मिलाकर हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो समाज है, हमारा जो भारत है, इसको कहीं ना कहीं माहौल को साफ़ करने की जो जिम्मेदारी है वो हम पर आयद होती है। एक ऐसा ही पार्क में हम आपको लिए चलते हैं, रायमोना नेशनल पार्क, जिसे आम लोगों ने ही बनाया है और किस तरह से बनाया गया है, क्या क्या यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं, किस तरह से माहौलियात को साफ़ करने के लिए इंतज़ाम भी है, आइए देख लेते हैं। असम के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित रायमोना बोडोलैंग प्रादेशिक क्षेत्र BTR के अंतर्गत 422 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। असम सरकार ने साल 2021 में रिपुचिरांग वन्यजीव अभयारण्य को रायमोना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस वन भूमि में
कभी वन विनाश और अवैध शिकार प्रमुख मुद्दे थे। हालांकि स्थिति काफी बदल गई, क्योंकि बीटीआर प्रशासन ने अवैध शिकार और अन्य विनाशकारी गतिविधियों में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक अनुकरणीय उपलब्धि बन गई, क्योंकि जो लोग कल तक शिकारी थे वो अब क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। करीब 57 शिकारी आज इस घने जंगल में रक्षक बन चुके हैं। यहाँ पे 2021 के पहले जो शिकारी लोग थे, पोचर्स, जो मतलब जानवर का हंटिंग करते थे, ये पोचर्स लोग को हमने 2021 में हम लोग का जो एनजीओ है रायमोना गोल्डन लंगूर इको टूरिज्म सोसाइटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग उनको मेन स्ट्रीम पे लेके आया। टोटल 57 ऑफ देम। सो ये 57 जो पोचर्स लोग थे पहले जो शिकार करते थे, अभी ये लोग मेन स्ट्रीम पे आके ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट मतलब प्रोटेक्शन के काम में जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे नो ऑल द रूट्स। शिकारी करते वक्त उनको सब रूट मालूम था, तो अभी ये डिपार्टमेंट के साथ रह के शिकारी को पकड़ने में ये शिकारी लोग एक्स फोर्सर्स लोग अभी हमको मदद कर रहे हैं। 2021 से हो रहे विकास के साथ दुनिया भर से पर्यटक रायमोना घूमने आने लगे हैं। भूटान और नेशनल पार्क के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा सोनकोश नदी हर आगंतुक के लिए एक मनोरम स्थान है। दूसरी ओर लुप्त प्राय माने जाने वाले गोल्डन लंगूर नेशनल पार्क का एक और आकर्षण है। पर्यटकों के अनुसार इस जंगल की यात्रा उनके मन को मोह लेती है। आप पहले क्या काम करते थे? जंगल में शिकार करता है। शिकार करते थे। कितना सालों से करते थे? 2021 पहले। हाँ। तो 2021 के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी फिलहाल क्या करते हैं? अभी 2021 सितंबर 22 में हम लोग सरेंडर हुआ, जो हमारा रायमोना नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था उस टाइम में। हमारा देश इतना महान है, लोगों को जानना चाहिए। ये जो जगह है असम में बोडोलैंड, इसको तो आप इसको नापना नहीं सकेंगे। एक्चुअली यू कैन नॉट मेजर द ब्यूटी, द वार्मथ ऑफ पीपल। इतना अंतरंग, इतना उष्णता है लोगों में, इतना प्यारा है लोग यहाँ पे सब जगह में। और ये जो वादियाँ, ये जो जंगल, ये देख रहा हूँ, मुझे बेहद खुशी हो रहा है। मैं बार बार फिर आना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसे समय में जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है और वन संरक्षण को इसका एकमात्र समाधान माना जाता है, ऐसे में रायमोना संरक्षण मॉडल इस संबंध में एक मार्गदर्शक हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोकराझार से कमल बोरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं जीव दया हॉस्पिटल। नाम से ही जाहिर है कि यहाँ जीव जंतु आपको नज़र आ जाएंगे, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जीव दया हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जो जानवरों के लिए बनाया गया है, चरिंदों परिंद के लिए बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर उन पे यहाँ रहम किया जाता है, उनका यहाँ काम किया जाता है, उनके लिए यहाँ इलाज का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। जी हाँ, कुछ दोस्त सामने आए और इन्होंने जीव दया हॉस्पिटल बना दिया उन एनिमल्स के लिए, उन जानवरों के लिए, उन चरिंदों परिंद के लिए जिनका इलाज जल्दी से मुकम्मल नहीं हो पाता था। एक एम्बुलेंस भी है जो रास्ते में अगर किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका पूरा इलाज किया जाता है। उसके बाद उसके मालिक के पास छोड़ दिया जाता है या फिर किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो किस तरह से इन दोस्तों ने ये जीव दया हॉस्पिटल बनाया है, आइए जान लेते हैं। भावनगर से 25 किलोमीटर दूर सीहोर तालुका के अगियाली गांव के बाहर 2 साल पहले स्थापित प्रेरणा फाउंडेशन जीव दया अस्पताल पशुपालकों, पशुपालन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्वामित्व वाले या गैर स्वामित्व वाले पशुओं और पक्षियों के लिए
वरदान बन रहा है। भावनगर जिले के 350 से ज्यादा गांवों और अमरेली समेत आसपास के जिलों के लिए ये एक बेहतरीन अस्पताल है। आज से 2 साल पहले भावनगर के 5 दोस्तों ने सेवा के लिए क्या किया जा सकता है, इस विचार को अमल में लाते हुए इस अस्पताल का निर्माण किया और आज ये अमूल्य बन रहा है, क्योंकि यहाँ इलाज के लिए आने वाले सभी जानवरों और पक्षियों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। बचाव से लेकर बड़े ऑपरेशन तक उनके लिए जरूरी भोजन और जब तक जानवर या पक्षी ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका खास ख्याल रखा जाता है। पंछी पशु जो है तो उनको अबोल जीव है, उनको बचाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए, उन पर काम किया जाए, ऐसा हमारा सबका मानना था और हमारी सबकी सोच थी। ये सोच धीरे धीरे एक सेवा के कार्य में पूरे अभियान में बदल गई और हमने छोटे पैमाने पर ये सेवा का काम शुरू किया और जैसे जैसे हम लोग दोस्त लोग मिलते गए, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10 लोग होते गए, ऐसे हमारा एक बड़ा ग्रुप बना। सब ने सोचा कि ये जो सेवा अभियान है, जीव दया का सेवा अभियान, उसको बड़े पैमाने पर किया जाए। इस अस्पताल में इलाज के लिए आधुनिकतम उपकरण, भारी जानवरों को उठाने के लिए क्रेन, आईसीयू वार्ड, सभी प्रकार की दवाइयों से लेकर इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ गौरैया, मोर, तोता, कबूतर, मुर्गियाँ, बतख, उल्लू, बाज समेत सभी पक्षी मौजूद हैं और साथ ही साथ गाय, भैंस आदि जानवरों का भी समुचित उपचार किया जाता है। हिरन, नीलगाय और कुत्ते सहित अन्य जानवरों का भी यहाँ पर समुचित उपचार होता है। कोई भी जगह पे पशु, प्राणी, पक्षी जो इंजर्ड हुआ है, उसको कोई भी तकलीफ हुई है, मानगी हुई है, उसका शरीर में कोई भी तकलीफ हुई है तो आज जीवदया हॉस्पिटल फाउंडेशन में जो फ़ोन करके उसको बुलाए तो उसकी वाहन तुरंत ये प्राणी को, ये पशु को वहाँ आए और वहाँ आए लेकर वहाँ यहाँ जीवदया हॉस्पिटल पे ले आता है और वहाँ यहाँ आके तुरंत जो हमारे टीम है डॉक्टर साहेबों की, वो उसकी सेवा में लग जाती है। सड़क दुर्घटना या किसी अन्य वाहन दुर्घटना के शिकार पशु पक्षियों का भी यहाँ पर इलाज होता है। पशु पक्षी के ठीक होने पर उन्हें उनके मूल मालिक को लौटा दिया जाता है। अगर गैर मालिक पशु प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, ठीक से काम करने पर उन्हें वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहाँ से उन्हें बचाया गया था। हॉस्पिटल में तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लार्ज एनिमल्स, छोटे बर्ड्स, सबकी सारवार की, लेकिन खास करके वो गाय माता है, बलद है, बैल है, उसका बहुत ऑपरेशन किया है। उसमें जो सींग का कैंसर होता है उसके हमारे यहाँ बहुत केसेस आते हैं और वो डिलीवरी का भी केस आते हैं कि डिलीवरी नहीं हो पाती है तो इसलिए हमको जो सिजेरियन बोलते हैं वो भी करना पड़ता है। इस अस्पताल ने वन विभाग के साथ एक MOU भी साइन किया है और वन विभाग के अधीन आने वाले पशु पक्षियों का भी यहाँ पर इलाज होता है। पूरी तरह से ठीक होने पर उन्हें वन विभाग को वापस सौंप दिया जाता है। यहाँ पर चूजों के लिए विशेष आवास और जरूरी भोजन की भी व्यवस्था है। ये देखिए किस प्रकार बच्चों की तरह यहाँ पर पशु पक्षियों को बोतल से दूध पिलाकर उनका पालन पोषण किया जा रहा है। पहले इस अस्पताल का खर्च सिर्फ 5 मित्र उठा रहे थे, लेकिन अब सेवा से प्रभावित होकर कई दानदाता आर्थिक मदद, चारा और दवाइयाँ इत्यादि मुहैया करा रहे हैं और जरूरतमंदों की सेवा भी कर रहे हैं। इस अस्पताल ने एक आशा की किरण जरूर दी है ताकि इन बेजुबानों को तत्काल 24/7 मुफ्त उपचार मिल सके और वो भी भावनगर में ही। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के भावनगर से केतन राजपुरा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलते चलते यहाँ ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान,
संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दोस्तों, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ख़वातीन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। किचन में जाती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना सकती हैं। एक चीज़ से न जाने कितनी चीज़ें वो बना लाती हैं किचन में। ऐसी ही कुछ ख़वातीन से हम आपको मिलवा रहे हैं जो आजकल बना रही हैं कोदो बिस्किट। जी हाँ, कोदो बिस्किट ज्वार से बनाया जा रहा है, बाजरे से बनाया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर श्री अन्न से तैयार किया जाता है कोदो बिस्किट। और इसके अलावा भी कई और चीज़ें भी ये ख़वातीन बना रही हैं, खुद मुख्तार बन रही हैं, अपनी ज़िंदगी बदल रही हैं, दीगर ख़वातीन को रोज़गार भी दे रही हैं। तो किस तरह से ये ख़वातीन काम करती हैं, आइए जानते हैं। इन दिनों कोदो कुछ लोगों के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया है। अगरचे अनूपपुर के इलाके में कोदो की काश्त सैकड़ों सालों से की जा रही है, लेकिन अब कोदो से मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाने की अशिया भी बनाई जा रही है। कोदो मसनूआत को एक अलग शनाख्त मिल रही है। ख़वातीन इस कोदो से मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत बनाकर अपना जरिया माश बना रही हैं और इससे अपनी आमदनी का अहम जरिया भी बना चुकी हैं। कोदो प्रोडक्ट्स बनाने वाले ग्रुप की ख़वातीन बताती हैं कि अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में कोदो की बहुत से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये बाजार में भी फरोख्त होता है, जिसकी अच्छी मांग है। पूरा ग्रुप इस पर काम कर रहा है और इसके लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अनूपपुर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो अमरकंटक कोदो है। बेसिकली हमारा पुष्पराजगढ़ एरिया जो है उसके बहुत बड़े एरिया में कोदो प्रोडक्शन होता है। तो निरंतर जिला जो है इसमें विगत 2-3 वर्षों से लग करके काम कर रहा है। कोका में हमारी एक कोदो प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है और वो अपना जो कोदो प्रोसेस होकर के आता है उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। पहले से बिस्किट्स, कोदो कुकीज़ और कोदो के नमकीन जो है मार्केट में उपलब्ध है। अभी जो अमरकंटक नर्मदा महोत्सव हमारा 3 फरवरी से आ रहा है, तो उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है मार्केट में, कोदो पास्ता। तो इसके लिए हमने अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके पास्ता यूनिट इस्टेब्लिश की है और ये पास्ता का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कोदो को पसंद करने वाले लोग हैं उनको एक नया ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप की ख़वातीन ने बताया कि एक मुकम्मल ग्रुप है जिसमें 8 अफराद की टीम चावल बनाने, पैकिंग और बेचने का काम करती है। बिस्किट में 6 लोगों की टीम है। इसके अलावा नमकीन में 4 से 5 लोग हैं। कोदो इन तमाम ख़वातीन की आमदनी का आज एक अहम जरिया है। पहले वो रोजी रोटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करती थी, लेकिन अब खुद घर से काम कर रही हैं और आमदनी भी उनकी बेहतर हो रही है। उन्हें इसके लिए अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग इसके लिए डिमांड भी कर रहे हैं। हमारा भी नया प्रोडक्ट है, अभी लॉन्च हुआ है, जैसे कोदो का नमकीन हो गया, कोदो का बिस्किट है और हमारे पास हनी भी है और ये कोदो का चावल। जैसे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मतलब बिस्किट का मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब खरीदी जा रही है, मतलब पसंद किए जा रहे हैं लोगों के ज़रिए। और ये नमकीन अभी और ये मतलब राइस तो है ही। मार्केट के साथ साथ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी फरोख्त के लिए दस्तयाब है। शहडोल अनूपपुर के कलेक्टर स्टॉल, कबायली उमूर के महकमे के हॉस्टलर, एमपीटी अमरकंटक नर्मदा, मुद्रा अमरकंटक, पुष्पराजगढ़ के गांव कोहदा यूनिट और मुकामी बाजार में कोदो बाकायदगी से फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रुप की बहनों के जरिए मुख्तलिफ हाट बाजारों में भी फरोख्त किया जा रहा है। ज्यादातर कोदो कुकीज खवातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे के तहत आंगनवाड़ियों को फराहम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हिम्मत और हौसले के साथ अगर नेक नियति का जज्बा भी हो, बेहतर करने के लिए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। और हम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आपके लिए कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ लेकर आते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। आप और हम भी चाहें तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक मुस्बत कदम उठाया जाए। तो बस जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।